नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम हर रोज की तरह आपके लिए कुछ खास विषय आज भी लेकर आए हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। चूंकि ये एक फोन इन कार्यक्रम है, इसलिए आप भी विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स के जरिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय होंगे नींबू वर्गीय फलों की देखभाल और जौ फसल की देखभाल। तो इन विषयों पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में फोन लाइन के जरिए। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है। इसका मतलब कि इसमें कोई पैसा नहीं लगना है बातचीत के दौरान, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत के दौरान टीवी सेट की आवाज बंद रखें और फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीबी पटेल, सहायक महानिदेशक फल एवं रोपण फसलें ICAR नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजीत सिंह, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय जौ एवं गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा से। डॉक्टर अजीत सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नींबू वर्गीय फलों की बात करते हैं। तो डॉक्टर पटेल, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे कि फलों में खासतौर पर जो नींबू वर्गीय फल हैं, इनकी क्या महत्ता है, खासतौर पर अगर हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बात की जाए तो, और किसान जो इनकी खेती करते हैं उनके लिए भी जानना चाहेंगे। देखिए, नींबू वर्गीय फल जहाँ तक हम कहते हैं, आजकल बाजार में देख रहे हैं किन्नू संतरा, किन्नू भी और संतरा भी उपलब्ध है। और हम गर्मी के मौसम में नींबू और लेमन का बहुत स्वाद चखते आए हैं। इस बार बाजार भाव भी काफ़ी ऊपर नीचे रहा है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो चकोतरा होता है, पोमेलो होता है, ये सारे नींबू वर्गीय फल हैं जी। और नींबू वर्गीय फल विटामिन C के भरपूर मात्रा इसमें उपलब्ध होती है। साथ ही साथ इसमें मिनरल भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं और मिनरल के साथ साथ जो हमको स्वस्थ रखने के लिए हमारे जो शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, ये भी हमको देते हैं जी। तो नींबू वर्गीय फलों का, खास करके संतरे का, नींबू का, इन सब का हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। अगर हम नींबू वर्गीय फसलों का सेवन करते रहते हैं, नींबू वर्गीय फलों का सेवन करते रहते हैं, तो हमको स्वास्थ्य से संबंधित जो आजकल खास करके सर्दी जुकाम है, ये सब जो मौसमी बीमारियां हैं, इनसे हमें निजात मिलती रहती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में इनकी मांग भी बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए अगर इसकी व्यावसायिक खेती को किसान अपनाते हैं तो किसानों के लिए भी ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसकी खेती और फसल की देखभाल के बारे में विस्तार से हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। माल्टा, संतरा, नींबू, मीठा नींबू, ये सभी नींबू वर्गीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। विटामिन C से भरपूर खट्टेपन के लिए ये सभी किस्में लोकप्रिय हैं। बेहतर पैदावार लेने के लिए पौधों और फलों की खास देखभाल करनी होती है। थोड़ी सी लापरवाही से कीट और रोग लगने के कारण फल की पैदावार व गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कागजी नींबू में फल फटने की समस्या होने पर पोटेशियम सल्फेट के 4% का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। संतरा और माल्टा में कैंकर व टहनी मार रोग के लक्षण, जिसमें पत्तों, टहनियों और फलों पर गहरे रंग के खुरदरे धब्बे पड़ जाते हैं, दिखाई देने पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। कुछ पौधों से गोंद निकलने लगती है, जिसमें जमीन की सतह के पास तने की छाल उखड़कर गल जाती है और तने से गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए गोंद निकलने वाले भाग को कुरेद कर साफ करें और बोर्डो पेस्ट लगाएं। साथ ही पेड़ की काट छांट के बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 3 छिड़काव अक्टूबर, दिसंबर व फरवरी माह में करने चाहिए। लीफ माइनर, जो कि पत्तियों की दोनों सतहों पर चांदी की तरह चमकीली और टेढ़ी मेढ़ी सुरंग, और नींबू की सफेद मक्खी, मार्च से सितंबर तक सक्रिय रहने वाला ये कीट भी पत्तियों से रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए।
जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं डॉक्टर अजीत सिंह का और जौ की फसल के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अजीत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि धान्य फसलों में जौ की क्या अहमियत है और किस तरह से इसकी जो खेती है वो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों नमस्कार। देखो, जौ एक बहु उपयोगी फसल है। इसमें बहुत सारे उपयोग हैं। जो पशुओं के लिए हम जो जैसे चारा, भूसा आदि के लिए यूज करते हैं, इवन हम दाना भी पशुओं के डालते हैं। उसके साथ साथ आजकल ये एक औद्योगिक फसल बनी हुई है। इसका जौ का माल्ट बनता है जो बियर और हमारे चॉकलेट्स वगैरह में और दवाइयों में भी काम आता है जी। और तीसरा जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन जो बहुत सारों को कोलेस्ट्रॉल या बीपी हाई होता है हमारे इस जीवन में, और इवन शुगर की बीमारियां होती हैं, जो इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर हम रेगुलर नियमित रूप से थोड़ा सा जो अगर डेली यूज करें तो ये बीमारियों से छुटकारा पाता है। इसमें एक स्पेशल बीटा ग्लूकेन नाम की चीज होती है जो बहुत ही जौ में ज्यादा होती है कंपैरेटिवली दूसरे दानों से जी। तो इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों को ही कंट्रोल, एंजाइम होते हैं इसमें और दोनों का ही कंट्रोल करता है। दूसरा जौ में बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है, फाइब्रस ये इसका ग्रेन है जी, और इससे हमारा पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी होती है। तो स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा पशुओं के लिए भी और जो इंडस्ट्रियल पर्पस है, जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसके लिए भी, तो एक टाइप से बहुत ही बहुउपयोगी फसल है। तो कह सकते हैं कि जौ की कई सारी उपयोगिताएं हैं और ऐसे में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल बन जाती है किसानों के लिए। इसकी खेती के दौरान किन किन बातों का किसानों को ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय जौ की पछेती बुआई का चल रहा है। जिन किसानों ने समय से बुआई ना की हो वो 25 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच पछेती बुआई कर सकते हैं। अन्य दाना फसलों की तुलना में इसकी खेती करने में कम पानी लगता है। जौ की सफल खेती के लिए 2 से 3 सिंचाई ही पर्याप्त है। अगर किसान के पास केवल एक सिंचाई की व्यवस्था है तो उसको कल्ले निकलते समय यानी बुआई के 30 से 35 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए, और अगर 2 सिंचाई की व्यवस्था हो तो पहली सिंचाई कल्ले फूटते समय व दूसरी सिंचाई बाली आने की अवस्था में या कहे बुआई के 65 से 70 दिन बाद करनी चाहिए। सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। वहीं इस फसल में खरपतवार की बात करें तो ये फसल इतनी जल्दी बढ़ती है कि खरपतवारों को बढ़ने नहीं देती। इसके बाद भी अगर खरपतवार पनपते हैं तो खरपतवार नाशी का सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पेंडिमिथिलिन 30% को 3.5 लीटर या आइसोप्रोटुरॉन 75% को 1.25 किलोग्राम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D 650 ग्राम का घोल बनाकर बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद छिड़काव करें। जौ में लगने वाले रोगों की बात करें तो सबसे प्रमुख है पीला रतुआ रोग। ये रोग पत्तों पर लगता है जिसमें पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे कतारों में बनते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर बालियां रोगग्रस्त हो जाती हैं। इस रोग के लक्षण जनवरी माह में ज्यादा दिखाई देते हैं। रोग पर नियंत्रण पाने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और आइए इसके बारे में और भी विस्तार से बातचीत करते हैं। डॉक्टर जीत, जानना चाहेंगे कि जौ की खेती सफलतापूर्वक देश के किन किन हिस्सों में की जा सकती है, यानी कि किस तरह की मिट्टी जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। जो है मेनली जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और मेनली जहाँ पे इरिगेशन कम होता है, मॉइस्चर जैसे सिंचाई के लिए जहाँ भी पानी की कमी हो वहाँ पे हम जौ लगाते हैं जी। और मेनली जो आधे से ज्यादा जो प्रोडक्शन हमारी राजस्थान से आती है, इसलिए और वहीं पे राजस्थान में और यूपी में दोनों स्टेट्स मिलाकर हमारा 3/4 जो हमारा जो भारतवर्ष का है 3/4 जो यही 2 स्टेट पैदा करते हैं जी जी। और जो है
इसकी प्रजातियां भी उपयोग के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होती हैं। बिल्कुल, तो इन प्रजातियों के बारे में उस तरह से जानेंगे आपसे आगे और इस चर्चा को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक नींबू वर्गीय फसलों की बात है तो उनकी देखभाल किसानों को किस तरह से करनी चाहिए इस मौसम में, आइए उसकी बात कर लेते हैं। डॉक्टर पटेल, जानना चाहेंगे कि खासतौर पर इस मौसम में जिन किसानों के पास बाग पहले से लगे हुए हैं उन्हें किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, खासतौर पर कटाई छटाई की अगर बात कर ले तो ये कितना महत्वपूर्ण समय है कटाई छटाई के लिहाज से? देखिए, जहाँ पे नींबू वर्गीय फलों की तोड़ाई हो चुकी है, खास करके जैसे मौसमी के जो बाग हैं उनमें मौसमी टूट चुकी हैं, तो अब एक समय है कि उनमें जो भी सूखी डालियां हों, सूखी टहनियां हों, इन सब की कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। और जब देखेंगे शाखाएं एक दूसरे से क्रिस क्रॉस जो बनाती हैं उनमें भी समस्याएं आती हैं, टूटने का डर होता है जब फल लगता है, तो उनको भी काटने की ज़रूरत होती है। और कुछ जो शाखाएं सीधे बहुत बढ़ती हैं एकदम से, उसको हम लोग वाटर शूट्स बोलते हैं। उसकी पहचान यही होती है कि ये शाखाएं तने मेन मुख्य तने से निकलती हैं और बड़ी सीधी बढ़ती हैं और इनमें देखेंगे कि बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसमें फल नहीं आते हैं। तो इनको भी इस समय कटाई छटाई करने की जरूरत होती है। कटाई छटाई करें और कटाई छटाई करने के बाद नींबू वर्गीय फलों में खास ध्यान देने की जरूरत होती है कि उसको या तो बोडो पेस्ट के साथ लेप लगाएं जो भी कटा भाग है, या आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से कटाई छटाई के तुरंत बाद छिड़काव करें। अन्यथा जो भी खेत के रोग हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल डॉक्टर पटेल, यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। धनेश जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धनेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। धनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे नींबू है। जी ठीक है जी, बताएं। कि हमारा नींबू है ना, वो ऊपर से सूख रहा है। जी, ठीक है, क्या वजह हो सकती है डॉक्टर देखिए, पटेल? नया नींबू है, इस वक्त ठंडक का मौसम चल रहा है और तापमान नीचे जाता है, तब भी पाला की शिकायत होती है। तो किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि जो नए पेड़ लगाए हों तो या तो पॉलीथीन से उसको ढक दें, या अगर नहीं है तो वहाँ पे आपके पास धान का जो पुआल है या गन्ने की जो पताई है उसको उससे 3 तरफ से ढक दें और सुबह जिधर से धूप आती है पूरब का तरफ वहाँ पे खुला छोड़ के रखें, जिससे कि पौधों को धूप भी प्राप्त होती रहे। तो इससे क्या होगा कि पाला का जो प्रभाव होगा वो खत्म होगा। दूसरा, एक जो ऊपर वाली सतह सूखने की समस्या आती है, या तो आपके खेत में बोरान या कैल्शियम की जब कमी हो तो भी जो ऊपर का जो नई बढ़वार है वो सूखने लगती है। तो आप ऐसा करें कि अगर आप मिट्टी का जांच कराए हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा कैल्शियम और बोरान का भी प्रयोग अपने पेड़ के आसपास करें, तो इससे सूखने की समस्या खत्म होगी। लेकिन इसका प्रयोग अभी न करके आप फरवरी मार्च के महीने में करेंगे। जी जी, बिल्कुल। तो गणेश जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी इस वक्त गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नींबू की कौन कौन सी किस्में लगाई जा सकती हैं और खासकर बलुई मिट्टी में लगाई जाए जो किस्में, उसका जरा नाम बताएं। आप जानकारी थोड़ा दे दें, कौन कौन सी खाद कैसे कैसे किसके टाइम पर डालें। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी, आपका गोंडा उत्तर प्रदेश सभी नींबू वर्गीय फलों के लिए सुटेबल है, संतरा को छोड़ करके। तो आप लाइम मतलब नींबू का किस्म लगा सकते हैं। नींबू के लिए विक्रम, प्रमाणली, साई सब्बती, इस तरह की कई किस्में उपलब्ध हैं और जो आप लगा सकते हैं। वहाँ नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है गोंडा में, हमारे नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से भी अगर कोई समस्या आती है तो संपर्क कर सकते हैं। और जहाँ तक खाद और उर्वरक की बात है, तो जब भी नया बाग लगाने की बात होती है तो हम लोग कहते हैं या तो फरवरी मार्च महीने में नया बाग लगाएं या जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में नया लगाएं। और नया बाग लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप गड्ढे की खुदाई समय से करें। जून जुलाई अगस्त में जब हम बाग लगाते हैं उस वक्त हम कहते हैं कि अप्रैल के महीने में बागों को रेखांकित कर लें, जितनी दूरी पे आपको लगाना है तय दूरी पे निशान बना करके
गड्ढा 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा खुदाई करते हैं नॉर्मली। वो बहुत अच्छा होता है शुरुआती दिनों में पौधों को बढ़वार के लिए। ऊपर की मिट्टी करीब 50 सेंटीमीटर जो ऊपर की मिट्टी उसको एक तरफ रखते हैं, नीचे की दूसरी तरफ रखते हैं। जब बरसात आने वाली होती है तो ऊपर की मिट्टी में करीब 40 से 50 किलो गोबर खाद, अगर दीमक है वहाँ पे तो नीम की खली मिलाएं करीब 1 किलो, या क्लोरपायरीफास चूड़ का प्रयोग कर सकते हैं। वो गड्ढा बरसात आने के पहले भर दें, थोड़ा गड्ढा ऊपर तक भरें करीब 15 से 20 सेंटीमीटर। बरसात का पानी इसको गड्ढे को दबा देगा और ये फिर गड्ढा जुलाई या अगस्त के महीने में पौधे लगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो आनंद जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और इन बातों पर आप ध्यान भी जरूर देंगे। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम नींबू वर्गीय फलों की देखभाल और इसके साथ ही जौ फसल की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विद्यानंद वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ पटना बिहार से जुड़े हुए हैं। विद्यानंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो विद्यानंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, विद्यानंद जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। जी, पूछिए अपना सवाल। जी मिल रही है। हाँ सर जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी बंद कर दिए सर। जी बताएं। हमारा इस समय गेहूं का कौन वैरायटी लगाएं और कितना मात्रा में बीज डालें? ठीक है, गेहूं की कौन सी वैरायटी और बीज की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर अजीत बताएं। बुलाया हुआ है गेहूं की जो है अभी WR 544 प्रजाति जो पछेती प्रजाति है या राज 3765 ये प्रजाति है। ये गेहूं के जो लेट सॉन के लिए है, अगर दिसंबर के लिए इनको लगा सकते हैं आप। ठीक है। और खाद का प्रयोग जो है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर किस्मों की बात चल रही है। डॉक्टर जी, जानना चाहेंगे जौ की किस्में आपने बताया हमें कि अलग अलग क्षेत्र के अनुसार किसानों को उसका चुनाव करना चाहिए, तो कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताएं। हाँ जी, देखिए जौ की किस्म अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग है और इसके साथ उसके उपयोग के लिए भी अलग अलग है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि उपयोग अलग अलग है। अगर हम फीड बार्ले कहते हैं जैसे पशुओं के लिए, चारे के लिए, अगर नॉर्थ वेस्टर्न पश्चिमी क्षेत्र की बात करें राजस्थान हरियाणा की, तो इसमें हम BH 946 फसल है, DWRB जो करनाल से अनुमोदित है, एक DWRB 137, ये दोनों फसलें, दोनों प्रजातियां बहुत ही अच्छी हैं। ये और जो अगर माल्टे के लिए जो औद्योगिक उसके लिए हम बात करें प्रजातियों की, तो उसमें DWRB 182, DWRB 123 और RD 2849 ये प्रजातियां बहुत ही अच्छी हैं, अच्छी पैदावार, इवन आपको 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे देती हैं।
और उनके साथ इंडस्ट्री और जो मार्ट की कंपनियां हैं उनसे भी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें जा सकते हैं और अच्छी पैदावार कमा सकते हैं। इसके साथ अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें जैसे बिहार, यूपी, उसमें भी DWRB 137 और एक बनारस की वैरायटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की HUB 113, तो ये हम बिजाई कर सकते हैं। अगर हम मध्य क्षेत्र की MP की बात करें तो उसके लिए भी वैरायटीज, ये एक वैरायटीज DWRB 137 है, ये हर जगह प्लेन में चल सकती है और हर जगह के लिए ही अनुमोदित है, नई वैरायटीज है, तो इसको हम बिजाई कर सकते हैं। तीसरा, अगर जो पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा होता है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी हमारे पास वैरायटीज अलग अलग हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अजीत, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रोकना पड़ेगा आपको, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो किस्में हैं उनके बारे में आगे हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रामानाथ वर्मन जी इस वक्त कूच बिहार पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करें। जी रामानाथ जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैम जी बताएं। मैम, मेरे नींबू की जो पेड़ लगा हुआ है तो उधर डंठल के अंदर वो एक कीड़े से होता है। अच्छा। कीड़े होते तो जो फल वाले जो फूल आता है वो डंठल गिर जाती है, वो सूख जाती है, उसके लिए क्या करें? जो फल फूल आते हैं वो सूख जाते हैं? जी मैम, वो डंठल के अंदर मैं डंठल को तोड़ के देखा था, उसमें एक कीड़ा सा है लंबा सा। ठीक है, कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर पटेल आप इनसे? नहीं, ठीक है। डंठल के अंदर देखिए जो कीड़ा है बार्क ईटिंग कैटरपिलर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खाता है और देखेंगे कि उसका चेपा निकला रहता है। जो उसका एक्सक्रीटा होता है, जो मल होता है, वो एक जाले के समान छोटे छोटे गोलियां बन करके वो लटका रहता है वहाँ पे। तो सबसे पहले वो जहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का छेद है, तो उसको आप साइकिल की तीली से ले करके उसको थोड़ा तीली टहनी में डाल दें, जिससे कि वो कीड़ा मर जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्लोरपायरिफास या डाइक्लोरवास, इसका एक जो गैब है, इसको हम लोग इंजेक्शन देते हैं, जो सुई होती है, उससे उस छेद को भर करके गीली मिट्टी से ढक दें। तो इस तरह से जहाँ भी बागों में आपके थोड़े बहुत उसके चिप्स लटके हुए हों, जहाँ पे उसके स्क्रीटा हों, वो जगह ढूंढें, वहाँ पे कीड़ा आपको मिल जाएगा और उसको इस हिसाब से करें तो आपका कीड़ा समाप्त हो जाएगा। रही बात फल और फूल झड़ने की, तो आप अगर कीड़ा के बिना फल फूल झड़ता है तो उसके लिए आप देखें कि जिंक की खास करके कमी आपके रीजन में देखी जाती है। जिंक और बोरान, ये दो पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनको आपको खेतों में डालना ज़रूरी होता है। अगर इनको डालें, और दूसरा, जब फूल और फल बनने लगते हैं तो 2,4-D करीब 20 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से, या प्लानोफिक्स आता है, नेपनिन एस्टिक एसिड होता है उसमें, उसका 3 ml प्रति 10 लीटर की दर से अगर आप छिड़काव कर दें 2 बार, एक तो फरवरी के महीना में, दूसरा मार्च के महीना में, तो जो फूल और फल झड़ने की समस्या है वो कम हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। तो रामानाथ जी, इन सुझाव पर जरूर आप अमल करें और हमें उम्मीद है कि इससे आपकी जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। राकेश कुमार जी सिरसा हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। हम जौ की खेती करते हैं, उसमें गुल्ली डंडा है जी, कौन सी दवाई छिड़के उस पर जी? जी, आप जौ की खेती करते हैं, क्या समस्या आ रही है? उसमें गुल्ली डंडा है जी। गेहूं का। अच्छा, ठीक है जी। डॉक्टर जी बताएं, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? हाँ जी, क्या गुल्ली डंडा है? जी जी बिल्कुल। ओके। तो इसके जौ के लिए जो गुल्ली डंडा है, ऐसा नहीं है कि गेहूं में जैसे आता है तो वही गेहूं वाली दवाई छिड़क दें, इसके लिए अलग है। कई बार आप गेहूं वाली छिड़क देते हैं तो जौ भी खराब हो जाता है। इसलिए जौ के लिए एक पिनॉक्सिडिन दवाई है जो 400 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कते हैं, और उससे आपकी समस्या जो जौ में गुल्ली डंडा है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और किस किस तरह के खरपतवारों की समस्या हो सकती है और इनके नियंत्रण के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, 2 तरह के खरपतवार होते हैं। एक जैसे कि इन्होंने बात की है अभी, जो ग्रासिस टाइप के गुल्ली डंडा है, जैसे ग्रासिस दूसरे हैं, और एक चौड़ी पत्ती वाले होते हैं जैसे कि मोथा है और मटरी है, प्याजी है, पालक है।
तो उनके लिए अलग ये जो कीटनाशी है यूज करते हैं हम। तो एक के लिए तो पिनॉक्सीडिन ग्रासिस के लिए और दूसरा मेटसिल्फेरोन है, जिसको 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो मेटसिल्फेरोन चौड़े पत्ते के लिए है, हालांकि 2,4-D भी हम यूज करते हैं चौड़े पत्ते के लिए, और मेटसिल्फेरोन भी यूज करते हैं। और इनसे जो प्री इमरजेंसी है, आपने अगर बिजाई की है, बिजाई के 3 दिन तक एक स्टॉम्प है पेंडीमेथिलिन हम यूज करते हैं। तो वो 1 से 100 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम यूज करते हैं। और इन सभी कीटनाशी से आपका खरपतवार की समस्या जौ में दूर हो जाएगी। हालांकि जौ एक ऐसी फसल है जो खरपतवार आने नहीं देती है, एकदम जल्दी बढ़ावत हो जाती है इसकी, और वो जो खरपतवार है नीचे रह जाते हैं इसमें। जी बिल्कुल राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यनारायण जी जबलपुर मध्य प्रदेश से। नमस्कार सत्यनारायण जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए कृपया सत्यनारायण जी, इससे बातचीत में रुकावट आएगी, देरी होगी। जी मैंने DBW 187 गेहूं लगाया है। ठीक है जी, उसके लिए अच्छी पैदावार के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अच्छी पैदावार के लिए क्या उपाय करें? ठीक है जी आइए जानते हैं डॉक्टर जी। हाँ जी, ऐसा गेहूं के 100 DWR भी 187 बहुत ही अच्छी फसल आपने लगाई है, अच्छी प्रजाति है ये। और इसके लिए आपने जो एक तो समय से बिजाई ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, ये तो है ही। आप एक खाद डालने की बात है या इरिगेशन की बात है? पहले तो 25 दिन अगर हो गए हैं तो आप पानी की सिंचाई कर दें उसमें, ठीक। और सिंचाई से जस्ट पहले, सिंचाई के बाद नहीं, सिंचाई से जस्ट पहले उसमें खाद डाल दें। खाद आपने पहले जो शुरू में बेसल डोज दे चुके होंगे, उसके बाद जितना डोज इसके लिए बचा है 150 kg प्रति हेक्टेयर हम जैसे रिकमेंड करते हैं प्रजातियों की, इस प्रजाति के लिए खाद, तो आधा खाद आप पहले डाल चुके होंगे और आधा अभी इसके साथ जो सिंचाई दोगे आप उससे जस्ट पहले आप डाल दें। और उसके बाद अगर कोई बीमारी भी आती है या रतुआ वगैरह जो आता है, उसके लिए टेबुकोनाजोल एक दवाई है, उसका प्रयोग करें। खाद और दवाई और इरिगेशन ये सब चीजें अगर आप समय से करेंगे तो आपके
चलिए कोई बात नहीं, हमको लगता है कि इनका जो पौधा होगा वो बीजू पौधा होगा, इसीलिए कुछ पौधे जल्दी फल में आ गए होंगे, कुछ थोड़ा लेट में फल में आते हैं। तो बीजू पौधों में जब पौधे हमारे बीज से होते हैं तो ये समस्या आती है जी। अगर आप सब किसान भाइयों को ही बताऊंगा, कोई भी फल का पौधा लें, चाहे नींबू वर्गीय फल हो, चाहे कोई और भी फल का पौधा लेते हैं, तो देखेंगे वो ग्राफ्टिंग वाला ही पौधा हो। ग्राफ्टिंग या बडिंग से ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए, पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम नींबू वर्गीय फलों की देखभाल और साथ ही जौ फसल की देखभाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। गोविंद पाटीदार जी इस वक्त हमारे साथ जीरन मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। गोविंद जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो गोविंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बोलिए। जी हाँ। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, हमारे सवाल ये है कि संतरे के बाग में कैंकर रोग का निदान क्या है? अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, आइए इसका जवाब देते हैं। जी डॉक्टर पटेल। संतरे के बाग में कैंकर रोग होता है और नींबू वर्गीय फसलों में कैंकर रोग होता है, तो इसके निदान के लिए तो एक तो बाग की साफ सफाई जरूर रखें। दूसरी बात है, जो कैंकर को मारने की बात है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर और कोई भी एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से, या कोई और जो आपके यहाँ बाजार में कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिला करके प्रयोग करें। और ये कैंकर देखिए मार्च के महीने में भी दिखेगा आपको, तो इसी वक्त जब वो दिखने वाली बात क्या होते हैं डॉक्टर पटेल? कैंकर
के जो लक्षण होते हैं ना, छोटे छोटे गोल गोल उभरे हुए से दाने भूरे रंग के दिखाई देते हैं पत्तियों पे भी होते हैं और फलों पे भी होते हैं। अच्छा। पत्तियों पे, टहनियों पे, फलों पे ये गोल गोल जब दाने दिखने लगे और थोड़े उभरे हुए दाने दिखें तो ये कैंकर है। धब्बे, दाने तो नहीं कहना चाहिए, धब्बे उभरे दिखते हैं। तो हमको लगता है इसको आप करेंगे तो आपका कैंकर से निदान मिल जाएगा। जी। इसके अलावा डॉक्टर पटेल, कई बार हम देखते हैं कि फल फटने की समस्या भी आ जाती है, तो इसकी क्या वजह होती है और इसका निदान क्या है? फल फटना नींबू वर्गीय फसलों में बहुत आम एक समस्या है। किन्नों और संतरे में तो फल नहीं फटता है, लेकिन नींबू और लेमन ये सब में फल काफ़ी फटता है। तो जो फल फटने की समस्या है, इसमें सबसे बड़ी जो पानी का अगर इम्बैलेंस है, खास करके गर्मियों के महीने में, तो आपकी मिट्टी में, मृदा में नमी कम है और पौधों को नमी की रिक्वायरमेंट है, तो इस वक्त फल फटते हैं। दूसरे कुछ पोषक तत्व हैं, खास करके कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, बोरान की कमी है। ये तीनों ही जो पोषक तत्व हैं, ये कहीं न कहीं से फल की फटने की समस्या को घटाते बढ़ाते हैं। तो इनका बैलेंस भी ज़रूरी है। तो अब नमी की बात है, तो अगर गर्मियों में देखेंगे तो नमी आप प्रॉपर मेंटेन करें, आप सिंचाई समय समय करें, ड्रिप लगा सकते हैं बागों में तो बहुत अच्छा है। दूसरे, आप बागों में मल्चिंग करें, खरपतवार या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उससे मल्चिंग करें, उससे बहुत क्रैकिंग की समस्या से बहुत अच्छे से निदान मिलती है। तीसरे, तो खाद का नमी बनाए रखने की भी जरूरत है और पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों का जो संतुलन है उसे भी बनाए रखना जरूरी है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पर, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। मेहुल जी भिंड मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहुल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी, मैं भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरा सवाल ये है कि हमारा नींबू का पेड़ 3 साल का हो गया है। ठीक है। उसमें फल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कौन सी किस्म आपने लगाई थी? मैम वो याद नहीं है। जी, पौध कहाँ से प्राप्त किया था, कुछ बता सकते हैं? क्या? पौध कहाँ से प्राप्त किया था, कुछ बता सकते हैं? नर्सरी से प्राप्त किया था। ठीक है, डॉक्टर पटेल क्या? देखिए, जो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि नर्सरी से जब भी प्राप्त करें तो किस्म जाने, और दूसरी चीज़ ये है कि बडिंग वाला ही पौधा या ग्राफ्टिंग वाला ही पौधा आप नर्सरी से लेके आएँ। 3 साल में तो फल लगना शुरू हो जाना चाहिए, और अगर नहीं लग रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं। नींबू वर्गीय फलों में 4 से 5 साल के अंदर अगर बीज वाला पौधा भी है तब भी उसमें फल आएंगे, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आएगा फल आपका। जी मेहुल जी, धैर्य रखें, इंतजार कीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे फल जरूर लगेंगे आपके पेड़ों में। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर अजीत, आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जौ की खेती जो किसान करना चाहते हैं, इसकी बिजाई का उपयुक्त समय कौन सा है? जौ की खेती के लिए उपयुक्त समय है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। अच्छा। नवंबर महीने का पहला पखवाड़ा, जिसमें आप अच्छी पैदावार के लिए बिजाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल के अगर किसी ने बिजाई नहीं की है तो 2-3 वैरायटीज हमारे पास हैं जिनकी आप अभी भी दिसंबर में बिजाई कर सकते हैं, जिसमें DWR UB 64 एक फसल है, DWR भी एक 91 नंबर, तो इनकी बिजाई हम दिसंबर में भी कर सकते हैं। और जौ के लिए मैं ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहले बताया मैंने, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक फसल है। इसमें आप आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ कम से कम 10% या 15% जौ मिला के खाना चाहिए, जिससे आपकी जो बीमारियां हैं शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की, वो हमेशा के लिए दूर रहेंगी और दवाइयों का प्रयोग कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राजेंद्र सिंह जी बदायूं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक जो दवाई है वो कितने समय बाद छिड़काव करनी चाहिए? अच्छा ठीक है, डॉक्टर जी। हाँ जी, गेहूं की फसल में जो खरपतवार नाशी जो दवाई है वो 30 से 35 दिन के बाद, जैसे आपने पहली सिंचाई दी और बत्तर आएगा, उसमें 30 दिन की फसल हो जाती है, तो 35 दिन तक आप उसकी, बहुत बड़ा होने पर जो है ना ये खरपतवार नहीं मरते हैं, इसलिए इसी स्टेज पे 30-35 दिन के जो क्रॉप है आपकी, उसमें आप छिड़काव कर सकते हैं। जी
बिल्कुल राजेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पटेल, यहाँ पर हमें ये बताएं कि आप बता रहे थे कि जो नींबू वर्गीय फल हैं उनकी तुड़ाई के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी बेहद ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी जानकारी को आगे बढ़ाएं। साथ ही तुड़ाई बाद के प्रबंधन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे ताकि बाजार में अच्छे भाव किसानों को मिल सके। इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखें? जी, फलों की तुड़ाई के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि क्लिपर का प्रयोग करें, उसमें टहनियाँ न रहें। तुड़ाई के बाद इमीडिएटली बात जो बहुत ज़रूरी होती है कि उसके फलों की ग्रेडिंग करें। बट तुड़ाई की बात आजकल जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है और कोहरा भी होता है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि फलों को अर्ली मॉर्निंग में तोड़ें जिससे नमी बनी रहे, लेकिन इस वक्त हम लोग यही कहते हैं कि थोड़ा जब ओस सूख जाए पेड़ों पर से तब फलों को तोड़ें, क्योंकि उसके साथ जो ओस वाली नमी है या कोहरे वाली जो नमी है वो न जाए। उसके बाद फिर आप ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग में देखें कि जो फल एक साइज़ के हों उनको एक साथ ग्रेडिंग करें। ग्रेडर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जिन किसान भाइयों के पास ग्रेडर की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो मैनुअली भी ग्रेडिंग कर सकते हैं। हाथ से भी एक साइज के फल को अलग अलग निकाल करके बाजार में लेके जाएंगे तो वो बाजार भाव अच्छा मिलेगा। ग्रेडिंग के बाद आप वॉशिंग और उसको वैक्सिंग भी किन्नों या संतरे में करते हैं, जिससे कि इसमें जो फफूंद जनित बीमारियां नहीं लगती हैं और उनका जो सेल्फ लाइफ है, जो रखरखाव की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। जी, स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान तो नहीं होता वैक्सिंग से? जी नहीं, वैक्सिंग से स्वाद का कोई नुकसान नहीं होता है। इससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है और जो फलों की जो मॉइस्चर है, नमी है, वो नुकसान नहीं होती है, लॉस नहीं होती है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। पटेल जी मीणा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सवाई माधोपुर राजस्थान से। जी मीणा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, जो गेहूं में अपन जिंक वगैरह देते हैं मैडम, ठीक है, तो इससे गेहूं की पैदावार बढ़िया होती है क्या मैडम? और ये कितनी देनी चाहिए, कितनी मात्रा में? यूरिया के साथ देते हैं मैडम, लेकिन आजकल के नैनो यूरिया देने लग गए ये। अच्छा। तो नैनो यूरिया हम कैसे देंगे उसको मिला के? जी बताएं डॉक्टर जी, क्या जिंक से जो पैदावार है उस पर कोई खास प्रभाव पड़ता है और कितनी मात्रा होनी चाहिए? देखिए, जिंक हमारी जो मिट्टी है उसमें कई बार इनकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म तत्व, इनकी कमी होती है। जिंक हुआ, आयरन हुआ। अगर आपने सॉइल टेस्ट करवाई है तो सॉइल मिट्टी जांच करवाई है तो उसमें आया होगा कि अगर आपके पास मिट्टी में जांच में कमी है जिंक की तो फिर जिंक देना पड़ेगा। जिंक की मात्रा जिंक सल्फेट देना पड़ेगा और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिफारिश की जाती है। और ये यूरिया आपने दे चुके हैं, हालांकि ये बेसल अगर देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 0.5% का जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। नैनो यूरिया का अलग स्प्रे करेंगे, लेकिन जो जिंक सल्फेट है 0.5% का, इसका अलग से स्प्रे करना पड़ेगा अगर जिंक की आपके मिट्टी में कमी है तो। जी जी बिल्कुल। तो पटेल जी मीणा जी, आप मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर अजीत आपसे जानना चाहेंगे कि जौ की खेती जो किसान कर रहे हैं वो किस तरह से, आपने बताया था कि कम पानी वाले क्षेत्रों में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए क्या कुछ खास सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए, जौ की खेती का यही एक खासियत है कि ये कम पानी में, कम उपजाऊ भूमि में, आपकी जमीन खराब है, लवणीय है या जो लवणीय और क्षारीय जमीन है, उनमें भी हम जौ की खेती कर सकते हैं। जबकि दूसरी फसलें जैसे गेहूं है ये कम पैदा होती हैं, लेकिन जौ की अलग अलग प्रजाति हमारे पास, लवणीय क्षेत्र के लिए प्रजाति अलग है, राजस्थान की बहुत ही अच्छी प्रजाति है इस लवणीय भूमि के लिए। और जैसे बारानी कम पानी के लिए, अगर बारानी खेती या सिंचाई है ही नहीं है, उसके साथ भी हमारी फसलें हैं राजस्थान की, RD 2660, RD 2624, ये बहुत ही अच्छी बारानी फसल प्रजातियां हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं, पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरा एक और है कि हम चारा भी ले सकते हैं, और जैसे कि राजस्थान में या कम ड्राई सूखे एरिया में बरसीम वगैरह नहीं होता, पशुओं के लिए हरे चारे की बड़ी कमी होती है, लेकिन जौ की पैदावार, जौ की जो बढ़ावत है वो बहुत अच्छी होती है, और उसको हम एक कटिंग 55 से 60 दिन पे एक कटिंग जौ की ले सकते हैं। और उसके बाद
उसकी पैदावार भी उतनी ही हो जाती है और दोबारा से बढ़ जाता है और अच्छी पैदावार दे देता है। उसका हरा चारा भी मिल जाता है और उसको नुकसान भी होता है। उसके लिए अलग प्रजाति हमारे पास है, एक RD 2715 जो कि राजस्थान में लगाते भी हैं लोग। तो इससे हम पैदावार अलग अलग तरीके से अलग अलग उपयोग के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल। तो कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए और हरे चारे के लिए अगर आप जौ की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तयशुदा जो किस्में हैं, जो उपयुक्त किस्में हैं, उसका चुनाव करेंगे तो इसके नतीजे आप अच्छे निकलेंगे। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सीधे रुख करते हैं हमारे कॉलर का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र कुमार जी बांदा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो वीरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो वीरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। रुक करते हैं डॉक्टर अजीत का। डॉक्टर अजीत, जानना चाहेंगे आपसे कि जौ की फसल में किस किस तरह के रोग व बीमारियों का खतरा हो सकता है और किसान किस तरह के उपाय अपना सकते हैं? देखिए, जौ की फसल में 2-3 तरह की बीमारियां हैं जो अक्सर तो नहीं आती हैं लेकिन कभी कभार आ जाती हैं। पहले तो है पीला, जैसे गेहूं में आता है पीला रतुआ या काला रतुआ, इस तरह की बीमारी। हालांकि सभी जो नई प्रजाति है हमारी, ये प्रतिरोधक है, रोग रोधी प्रजातियां हैं, इनमें ये बीमारियां नए के बराबर आती हैं। अगर फिर भी आ जाए तो उसमें टेबुकोनाजोल एक दवाई है जिसका प्रयोग हम 200 ml 200 लीटर पानी में कर सकते हैं और इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। दूसरा, एक आपने जौ की बालियां जो हैं वो काली पड़ जाती हैं, पाउडर सा भी आ जाता है, कई बार वो लूज समट, और इसको बोलते हैं कंगियारी, बंद कंगियारी या खुली कंगियारी। इसके लिए हमारा है बीज उपचार का तरीका। बीज उपचार करते हैं हम बाविस्टीन से या बीटावैक्स से। इनकी ये दवाइयां हैं 2 ग्राम प्रति किलो सीड। 2 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से इसका उपचार करके ये बीमारियां बिल्कुल आपकी फसल में नहीं आएंगी। एक तीसरा जो बीमारी है, कई बार लीफ ब्लाइट भी आ जाती है। इसके लिए सिर्फ हम रेजिस्टेंट वैरायटीज ही बीजते हैं।
और एक जो जड़ों में लगती है मोलिया डिजीज क्या बोलते हैं, राजस्थान में एक आध जगह मिल जाती है, वो भी रेजिस्टेंट वैरायटीज ही है हमारे पास। जी। रेजिस्टेंट जो प्रजातियां हैं, रोगरोधी प्रजातियां, जैसे कि 20-52 मोलिया डिजीज के लिए है, मोलिया बीमारी के लिए है। और ये जो लीफ ब्लाइट मैंने बोला है कि जो पत्ते हैं वो बिल्कुल लाल लाल ऐसे सूख से जाते हैं, तो उसकी भी प्रतिरोधक हमारी सारी वैरायटी जितनी है ज्यादातर सभी रोगरोधी हैं। ठीक, तो बिल्कुल, तो कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन रोगरोधी किस्में भी मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। डॉक्टर अजीत सिंह, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पटेल आपसे जानना चाहेंगे कि नींबू वर्गीय फलों में भी कई तरह के रोग व्याधि की चर्चा हमने की है, और किस किस तरह की समस्या आ सकती है, और किसानों को अगर कुछ सुझाव देना चाहें आप। जी देखिए, नींबू वर्गीय फल जो है रोग और कीड़ों दोनों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। जी जी। और कई बार वायरस और बैक्टीरिया जनित रोग भी हमारे नींबू वर्गीय फलों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि हम जो इनको फैलाने वाले कीड़े हैं उनको जरूर नियंत्रित करें। ठीक। और ख़ास करके सिट्रसिला और वाइट फ्लाई जो कि फरवरी मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ये वायरस के और बैक्टीरिया के कैरियर भी हैं, तो इनको नियंत्रण करना ज़रूरी है। खेत में जो अल्टरनेट होस्ट हैं, घास हैं, उनकी साफ सफाई रखें। दूसरी बात, अगर ये कीड़े दिखें, अगर आप समझते हैं कि ये काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं, तो हमको केमिकल नियंत्रण, केमिकल का छिड़काव, कीटनाशी का छिड़काव करना जरूरी हो जाता है। कीटनाशी छिड़काव में अगर बात करें तो उसको बदल बदल के छिड़काव करें। जैसे एक इम्डाक्लोप्रिड है, इसको 0.3 से 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। फिर दूसरी दवाई है एसिफेट का प्रयोग कर सकते हैं करीब 0.3 ml प्रति लीटर की दर से। फिर थायोमेथाक्जेम है, उसका प्रयोग करें, बदल के प्रयोग करें, जिससे कीड़ों में वो क्षमता मतलब एक जो रेजिस्टेंस है वो क्षमता न आए। फिर रोग की बात करें अगर हम, तो फाइटोप्थोरा रोग बहुत ज़्यादा नींबू वर्गीय फलों में देखने के लिए मिलता है। तो जब अगर आपके एरिया में फाइटोप्थोरा है तो पौधे लगाते समय गड्ढों को आप पहले ट्रीट कर लें, नीम की खली थोड़ा डालें और उसको ड्रेंचिंग करें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से या रिडोमिल से ड्रेंचिंग करके फिर पौधों को लगाएं। रूट स्टॉक भी कई हैं हमारे जो जिस पे हम नींबू वर्गीय फलों को ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं। तो उन रूट स्टॉक अगर आपके यहाँ वो अगर लगता है कि वायरस डिजीज है और फाइटोप्थोरा है उस एरिया में, तो पौधे ऐसे लें जो कि उन रूट स्टॉक पे ग्राफ्टेड हों, जो कि इनके प्रति सहिष्णु हो और उनके प्रति रेजिस्टेंस क्षमता हो उसमें। तो इन बातों का ध्यान रखें। उत्पादन से जुड़ी तो कई बातें बताई आपने डॉक्टर पटेल, लेकिन इसके साथ ही जो किसान से उद्यमी बनना चाहते हैं वो इनके प्रसंस्करण से किस तरह से जुड़ सकते हैं, क्या संभावनाएं मौजूद हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, प्रसंस्करण की जो आजकल कहते हैं ना, प्रसंस्कृत उत्पाद की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। और किसान को उद्यमी बनाने में भी एक बहुत सहायक है। तो नींबू वर्गीय फलों से भी ढेर सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जो सबसे पहला उत्पाद अगर हम कहें कि अगर हम जूस प्रसंस्करण ही कर लें तो बहुत ही ज़्यादा है। किन्नू एक ऐसी फसल है जिसका प्रसंस्करण, जूस का प्रसंस्करण करने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं आप, और लोकली आप कर सकते हैं इसको आगे बहुत ज़्यादा। फिर इसकी जैम, जेली और कई तरह के मार्मलेड, सारे कई तरह के उत्पाद हैं जो किसान बना सकते हैं, और इसके साथ ही उन्हें और भी ज्यादा इसके जो अच्छे भाव है वो मिल सकते हैं। तो काफी फायदेमंद किसानों के लिए साबित हो सकती है नींबू वर्गीय फसलों की खेती और इनका प्रसंस्करण। डॉक्टर वीबी पटेल, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें कार्यक्रम के दौरान दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से जो जौ की खेती है वो आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं और नींबू वर्गीय फलों की देखभाल किस तरह से करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है शरदकालीन फूलों की खेती और अनार प्रसंस्करण में उद्यमिता विकास। इन विषयों पर कल लाइव कार्यक्रम के दौरान तो आप सवाल पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com।
इसके साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनके जरिए आपको कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी मिल जाएगी और आप अपने सवाल और सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।